Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वाला सेक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 51 से लेके 55 तक सारे कर लिए थे। सारा हमने बेसिक नेशनल कमीशन का देख लिया था। अब हम देखेंगे सेक्शन 58, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन। हमने ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन किया था, वैसा ही सेम नेशनल कमीशन है, बस यहाँ पे थोड़ी अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी, टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम है। तो इसमें देखते हैं क्या है, जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द नेशनल कमीशन शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन। किन किन चीज़ों पे उनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, कौन कौन से चीज़ों पे उनका कंट्रोल होता है, कहाँ कहाँ पे वो फंक्शनिंग करते हैं, इसकी बात है। ए पॉइंट इज टू एंटर इन द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन exceeds rupees 10 crore. Further, where the CG deemed it necessary so to do, it may prescribe such other value as it deem fit. मतलब उन कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है जिनमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर इन केस सीजी चाहे तो ये 10 करोड़ की वैल्यू को ज़्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। कैसे करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करके कर देगी चेंज, ठीक है। इसी का ही बी पॉइंट क्या है, और कहाँ कहाँ पे एंटरटेन करती है, कंप्लेंट्स अगेंस्ट द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन एक्सीड रुपीज 10 करोड़। अमाउंट उतनी ही है, पहले में था कि वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब इसमें है कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि इलीगल है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू वो 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो उन कंप्लेंट्स को भी कौन एंटरटेन करती है, नेशनल कमीशन। फिर वो कंप्लेंट्स जो मतलब अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के खिलाफ जो भी अपील्स है उनको भी नेशनल कमीशन देखती है, और सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ के भी जो अपील्स है उनको भी कौन देखती है, नेशनल कमीशन देखती है। तो ये 4 कंप्लेंट्स है जिनको कौन देखती है, नेशनल कमीशन देखती है। अब बी पॉइंट क्या है, to call for the records and the pass appropriate orders in any consumer dispute which is pending before or has been decided by any state commission, where it appears to the national commission that such state commission has exercised a jurisdiction which is not vested in it by law, or has failed to exercise a jurisdiction so vested, or has acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। सिंपल उन्होंने बोला, अगर नेशनल कमीशन को लगता है कि कोई ऐसा केस है जो कि पेंडिंग है, कंज्यूमर्स का कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो अभी तक पेंडिंग है, स्टेट कमीशन ने उसका ऑर्डर पास ही नहीं किया, उस केस को अभी तक निबेड़ा ही नहीं है, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया उस कंप्लेंट को लेके, जो या फिर जो भी उन्होंने तरीकों से, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑर्डर पास किया वो गलत है, वो एक्ट लगना ही नहीं था, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई इरेगुलरिटी शो की है या कोई इलीगल ऑर्डर पास कर दिया है, तो उस केस में नेशनल कमीशन चाहे तो पास्ट रिकॉर्ड्स भी मंगवा सकती है फ्रॉम द स्टेट कमीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल कमीशन में बी एक्सरसाइज बाय द बेंचेस देयर ऑफ, एंड अ बेंच में बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट विद वन और मोर मेंबर एज ही मे डीम फिट। वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, स्टेट कमीशन में भी और नेशनल कमीशन में भी हमने देखी थी कि वो चाहे नेशनल कमीशन तो बेंचेस भी बनाती है, और जो भी बेंचेस होती हैं, बेंचेस कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उन बेंचेस के पास सेम पावर्स होती हैं, ठीक है, जो कि नेशनल कमीशन की अथॉरिटी के पास होती है, और उन बेंचेस में एक प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर्स होते हैं, और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो प्रिसाइड करता है ओवर द बेंच, मतलब एक तरह से ही इज रूलिंग ओवर द बेंच, हेड माना जाता है उस सीनियर मोस्ट मेंबर को। द लास्ट पॉइंट इज वेयर द मेंबर्स ऑफ अ बेंच डिफर इन एनी ओपिनियन और एट एनी पॉइंट। ये सेम स्टेट कमीशन वाला पॉइंट है, इसको मैं पूरा नहीं रीड करूंगी, मैं आपको इसको बता देती हूँ इसमें क्या है, कि वही कि कोई कंप्लेंट आई, प्रेसिडेंट और मेंबर्स जो उस कंप्लेंट को देख रहे हैं, ठीक है, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कंप्लेंट को सॉल्व आउट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे आके प्रेसिडेंट का ओपिनियन कुछ और है, मेंबर का ओपिनियन कुछ और है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, वो जो जिस पॉइंट पे उनके ओपिनियन मैच नहीं कर रहे, ठीक है, वो पॉइंट बाकी सभी मेंबर्स के पास भी भेज दिया जाएगा, और उन सभी मेंबर्स को कहा जाएगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दो। जो प्रेसिडेंट है और जो मेंबर है वो अपने ओपिनियंस भी लिख के देंगे उसके अंदर कि वो क्या कह रहे हैं दोनों, ठीक है, और बाकी मेंबर्स भी अपने ओपिनियंस लिख के दे देंगे, और जिस ओपिनियन पे मेजॉरिटी होगी वो हमारा सही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेंबर्स को लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने जो कहा है वो सही है तो प्रेसिडेंट वाले ओपिनियन को सही माना जाएगा, अगर मेंबर्स को लग रहा है कि जो मेंबर ने कहा है वो ओपिनियन सही है तो मेंबर के ओपिनियन को सही माना जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि स्टेट कमीशन में मेंबर्स को 1 महीने का टाइम दिया जाता है, बाकी मेंबर्स को 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपना ओपिनियन देना है, और नेशनल कमीशन में बाकी मेंबर्स को 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने हैं,
ठीक है। तो ये था सारा अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन सेक्शन 58। बहुत ईजी है, बिल्कुल सेम स्टेट कमीशन जैसा था और इसमें कोई डिफरेंस नहीं था। अमाउंट का डिफरेंस था और टाइम पीरियड का डिफरेंस था, बाकी वही है कि रिकॉर्ड्स मंगवा सकती है। और स्टेट कमीशन में क्या था कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट जो अपील्स होती है उनको हेयर करती है। यहाँ पे स्टेट कमीशन और सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट की जो अपील्स है वो नेशनल कमीशन देखती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 59, दैट इज प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द नेशनल कमीशन। इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 35, 36, 37, 38 एंड 39। इसमें हमने किन किन की बात की थी। 35 में कि किस मैनर में हम कंप्लेंट लिखते हैं। 36 में हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बिफोर प्रोसीडिंग्स आती है वो किस तरह से देखते हैं। 37 में रेफरेंस टू मेडिएशन, 38 में एडमिशन ऑफ द कंप्लेंट एंड 39 में हमने बात की थी फाइंडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, विद सच मॉडिफिकेशन एज में भी कंसिडर नेसेसरी बी एप्लीकेबल टू द डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स बाय द नेशनल कमीशन। अगर उन्हें लगता है कि इन सभी सेक्शंस के अंदर, ये 5 सेक्शन के अंदर कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रोविजन इन कंप्लेंट्स के रिलेटेड है, तो नेशनल कमीशन चाहे तो उनको डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ठीक है। नेशनल कमीशन में ऑल्सो डिक्लेयर एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अनफेयर टू एनी कंज्यूमर टू बी नल एंड वॉइड। वही कि नेशनल कमीशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी बता देगी कि किस किन किन तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफेयर है, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर है, जो भी 2 पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अनफेयर है, कंज्यूमर्स को उससे हार्म पहुंचेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अनफेयर कंसीडर करके उसको वॉइड और नल कंसीडर कर दिया जाएगा, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मार्केट में ना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट की तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द नेशनल कमीशन सेक्शन 55। अब आता है रिव्यू बाय द नेशनल कमीशन इन सर्टेन केसेस सेक्शन 60। अब नेशनल कमीशन रिव्यू करती है, ठीक है ना। उन्होंने जो अपने ऑर्डर पास किए वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकती है, खुद से भी कर सकती है, और अगर उनको एप्लीकेशन लिख के दिया तो भी वो करती है। सेम है जो हमने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में देखा, सेक्शन अलग है। अब इसमें क्या लिखा है, द नेशनल कमीशन कैन रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास बाय इट इफ देयर इज एन एरर apparent to the face of the record either on its own motion or on the application made by the parties within 30 days of such order। सेम है जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में था, ठीक है। नाउ इज पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स वेयर एन ऑर्डर इज पास बाय द नेशनल कमीशन एक्स पार्टे द एग्रीव्ड पार्टी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कमीशन फॉर सेटिंग असाइड सच ऑर्डर। अब एक्स पार्टे ऑर्डर्स क्या होते हैं, जो टेम्परेरी पास किए जाते हैं ऑर्डर, टेम्परेरी लीगल एक्शन लिया जाता है। और ऑपोजिट पार्टी मतलब मान लो कि 2 पर्सन है, ठीक है, एक तो एप्लीकेंट होता है, कंप्लेनेंट होता है, ठीक है, और दूसरा कौन होता है, ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है। मतलब इसमें क्या होता है एक्स पार्टी ऑर्डर में कि ऑपोजिट पार्टी को पता ही नहीं होता कि उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया गया है, टेम्परेरीली लिया जाता है। तो उसमें क्या होगा, वेयर एन ऑर्डर इज पास बाय द नेशनल कमीशन एक्स पार्टी, टेम्परेरी ऑर्डर लिया गया विदाउट गेटिंग नोन टू द ऑपोजिट पार्टी अबाउट द ऑर्डर, द एग्रीव्ड पार्टी में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंज्यूमर कमीशन फॉर सेटिंग असाइड सच ऑर्डर। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है, ऑपोजिट पार्टी। तो ऑपोजिट पार्टी क्या कर सकती है, एप्लीकेशन लिख सकती है नेशनल कमीशन के पास कि इस ऑर्डर को हटा दिया जाए। जब मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर लिया गया या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, तो आप मेरे खिलाफ ऑर्डर कैसे दे सकते हो, ठीक है ना। बिकॉज हमने क्या देखा, जब भी कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई जाती है तो जो ये कमीशन होती है, चाहे स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे नेशनल कमीशन, वो अपोजिट पार्टी के पास एप्लीकेशन लिख के देती है और उसको भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देती है ताकि वो अपना ओपिनियन सामने रख सके, ठीक है। तो ये था पावर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर। अब ये था हमारा सेक्शन 60 हो गया, पावर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर्स भी हो गया। नेक्स्ट इसमें है सेक्शन 65, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इसके अगला देखते हैं, दैट इज सेक्शन 66, दैट इज एक्सपर्ट्स टू असिस्ट द नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन। अब अगर इन केस नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन को लग रहा है कोई कंप्लेंट उनके पास आई है और उनको लग रहा है कि उस कंप्लेंट में जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस केस में वो एक्सपर्ट्स को भी अपॉइंट करते हैं उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उस केस को, उस कंप्लेंट को असिस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है, वेयर द नेशनल कमीशन और द स्टेट कमीशन एज द केस में बी ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट or otherwise is of the opinion that it involves the large interest of the consumer, then it may direct any individual or organization or expert to assist the commission, ताकि वो कमीशन की आके हेल्प करे, उनको बताए कि वो किस तरह से इस केस को हैंडल कर सकती है, ठीक है। बिकॉज एक्सपर्ट्स भी चाहिए होते हैं कुछ केसेस में,
क्योंकि नेशनल कमीशन में भी एक्सपीरियंस तो उनके पास होता है, बट वो लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे। कई चीज़ों में लॉ तो लगेगा ही, बट साथ साथ में थोड़ी थिंकिंग, थोड़ा एक्सपर्टीज भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जहाँ पे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये था सेक्शन 66। अब है सेक्शन 67, दैट इज अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। मुझे नेशनल कमीशन का ऑर्डर भी पसंद नहीं आया। पहले डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया, मैं स्टेट में चली गई, स्टेट का नहीं आया, मैं नेशनल पे चली गई, अब मुझे नेशनल का भी अच्छा नहीं लगा। इसकी बात की गई है सेक्शन 67 में। अब मैं कहाँ जाऊँ, नेशनल का भी नहीं अच्छा लगा, तो लास्ट क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी यहाँ पे इंडिया में कोई और बॉडी नहीं है जहाँ पे हम जाके अपील कर सके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं पसंद आया तो फिर बैठे रहो, अब तो उसका ऑर्डर निकल गया तो निकल गया। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। इतनी बात तो याद रखो, हमने किसी के भी ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है तो टाइम पीरियड 30 days का ही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो नेशनल का हो। ठीक है, 30 days के अंदर अंदर हम अपील करेंगे। कहाँ पे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। नाउ प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट में entertain the appeal after the expiry of 30 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing it within that period। सेम है कि 30 days के अंदर अंदर हमने फाइल करनी है। अगर 30 days के अंदर अंदर हम नहीं करते, 30 days के बाद करते हैं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को हैंडल ही नहीं करेगी। अगर उसको लगता है, अगर हमने कोई रीज़न दे दिया कि मैं इस रीज़न के कारण 30 days के अंदर अंदर नहीं फाइल कर पाई थी, और उन्हें वो रीज़न सही लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ यार रीज़न जायज़ है, तभी वो उस केस को एंटरटेन करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन शैल बी एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट अनलेस द पर्सन हैज डिपॉजिटेड 50% ऑफ दैट अमाउंट एज इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेम है कि अगर जो नेशनल कमीशन ने ऑर्डर पास किया उसमें अमाउंट का ऑर्डर पास किया, इन केस ऑफ फाइन देने के लिए कहा, मान लो 1 लाख का फाइन का है। सेम एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में ली थी। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहती हूँ तो सुप्रीम कोर्ट मेरा ऑर्डर तभी लेगा जब मैंने 1 लाख का 50% अमाउंट पे कर दिया होगा, वरना भूल जाओ कि सुप्रीम कोर्ट आपका वो ऑर्डर देखेगी। ठीक है, आपकी वो अपील को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। ठीक है, टाइम पीरियड भी उतना है 30 days का। 30 days के बाद कर रहे हैं तो रीज़न देखेगी कि वेदर 30 days के बाद वो कंप्लेन को एंटरटेन करेगी कि नहीं, रीज़न सेटिस्फैक्टरी रीज़न है कि नहीं है, वरना नहीं। फिर वही कि अगर अमाउंट के केस में तो 50% अगर हमने अमाउंट डिपॉजिट की होगी तभी होगी, वरना नहीं। द सेक्शन 68 इज फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर्स। अब ऑर्डर को फाइनल भी तो करना है ना। Every order of a commission shall, if no appeal has been preferred against such order, be final। सिंपल सी बात है, कौन सा ऑर्डर फाइनल होगा। अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने मेरे केस के लिए ऑर्डर पास कर दिया, मैंने आगे अपील नहीं की स्टेट कमीशन के पास, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला ऑर्डर फाइनल है। अगर मैंने स्टेट कमीशन के पास अपील फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ, और स्टेट कमीशन के ऑर्डर के पास मैंने नेशनल कमीशन के पास नहीं किया फाइल, तो स्टेट कमीशन का ऑर्डर फाइनल होगा। और अगर मैंने स्टेट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ नेशनल कमीशन के पास फाइल कर दी तो मेरा नेशनल कमीशन वाला ऑर्डर फाइनल किया जाएगा। अगर मैंने नेशनल कमीशन के खिलाफ भी फाइल कर दिया अपील तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर कि किसका ऑर्डर फाइनल कर दिया जाएगा। अगर किसी के खिलाफ नहीं अपील की तो जिसने ऑर्डर पास कर दिया, जिस कमीशन ने, उसका ऑर्डर फाइनल। अगर हमने अपील की है तो जिसके खिलाफ जहाँ पे अपील की है उसका ऑर्डर फाइनल माना जाएगा। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या क्या देखा, सेक्शन हमने देखा पहले 58 ज्यूरिसडिक्शन टू नेशनल कमीशन वाला, फिर हमने देखा सेक्शन 59 प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नेशनल कमीशन, सेक्शन 60 देखा, फिर हमने देखा पावर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर। जो सेक्शन 55 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट इज़ प्रोसीजर फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। फिर हमने देखा सेक्शन 66, 67 एंड 68। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसके अगले वाले टॉपिक्स देखेंगे और हमारा ये भी वैसे कंप्लीट होने वाला है, छोटा सा ही रह गया बिकॉज अब आगे जितने भी हमने टॉपिक्स देखे हैं, आपने देखे हैं ना कि ज़्यादातर टॉपिक्स में सेम बात लिखी हुई है, बस टाइम पीरियड कहीं पे अलग है, कहीं पे अमाउंट अलग है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो DM करो। ठीक है, चाहे इंस्टा पे करो, चाहे कमेंट सेक्शन में करो। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।